War is not the solution of any issue, rather it causes mass level of destruction. कुछ ऐसा ही फ़िलिस्तीन और इज़राइल के संघर्ष के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ब्रीफली फ़िलिस्तीन और इज़राइल के कन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हमास ने क्यों अटैक किया ये भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म होता है और ऑटोमन साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है, तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाता है। वहीं ब्रिटेन एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है और जो फ़िलिस्तीनी एरिया ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था वो अब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाता है। ब्रिटेन की एक पॉलिसी रहती है जिसे बाल्फोर घोषणा के नाम से भी हम जानते हैं। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ़िलिस्तीनी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को बसाना इसका मेन मकसद हो जाता है। लेकिन जब अरबिक और फ़िलिस्तीनी इसका विरोध करते हैं तो ब्रिटेन इस मसले को यूएनओ के पास ले जाता है। 1947 में यूएनओ एक पार्टीशन प्लान लाता है और इस पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग फ़िलिस्तीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो एरिया है वो फ़िलिस्तीन के लिए, दूसरा एरिया यहूदी के लिए। और यरूशलेम जो इस पूरे संघर्ष का जो सेंटर है उसे यूएनओ अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसी तरह से यरूशलेम का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम जैसा कि मैंने कहा ये तीन धर्मों के एंसेस्टर्स का होली सेंटर माना जाता है, इस्लामिक, यहूदीज़ और ईसाई। इस्लामिक देश यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा को तीसरी पवित्र मस्जिद के रूप में मानते हैं और इनका मानना है कि यहाँ से मोहम्मद साहिब मक्का से आए थे और यहाँ एक दिन की यात्रा की थी जन्नत के लिए। वहीं यहूदीज़ जो हैं यहाँ पे एक अपने एंसेस्टर्स के टेंपल और ईसा मसीह के डेथ यहाँ पे हुआ था उसको लेकर यहाँ पे एक चर्च की बात करते हैं और तीनों धर्म अपने अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यरूशलेम पे अपना कंट्रोल बताते हैं। तो ये सारा जो संघर्ष है वो बेसिकली धर्म के लिए है, साथ ही ये सारा संघर्ष लैंड के लिए है। 1947 के बाद 1948 में इज़राइल एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरता है। 1948 में ही पहली लड़ाई इज़राइल और अरबिक देशों के बीच होती है जिसमें एक बड़े लेवल पे फ़िलिस्तीनियों की हत्याएं होती हैं, उनका नरसंहार होता है और साथ ही उनका विस्थापन भी होता है। फिर इसी तरह 1967 में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसे हम 6 दिन का युद्ध कहते हैं और इसमें एक छोटा सा इज़राइल जो अरबिक कंट्रीज़ को फिर से हरा देता है। इस तरह हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीन जो एक जिसका एक्सपेंशन बहुत बड़े एरिया में था वो अब सिकुड़ कर सिर्फ गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक तक ही सीमित हो जाता है। एट दैट टाइम हम ये भी देखते हैं कि हिटलर भी एक तरफ जर्मनी से यहूदियों को वहाँ पे नरसंहार कर रहा था। यहूदी जो थे वो लगातार फ़िलिस्तीन पे की ओर अपना यहाँ पे उनका विस्थापन हो रहा था। अब इस तरह से 1967 के बाद लगातार युद्ध होते रहे। 1973 में, 1982 में, 2011 और फिर आगे भी इस तरह से युद्ध जारी रहे। अब हम जानेंगे हमास के बारे में। हमास जो है बेसिकली 2007 में इसने गाज़ा पट्टी पे कंट्रोल किया और यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीनियों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है और यह ऑर्गेनाइजेशन जिसे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी कहते हैं, लेकिन यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है और इसने फिर से 7 अक्टूबर को हमास ऑर्गेनाइजेशन ने इज़राइल पे हमला कर दिया। अब क्या रीज़न हो सकता है हमास का इज़राइल पे आक्रमण के पीछे? पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि इज़राइल की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे उसके विरुद्ध लोगों का काफ़ी विरोध है क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है वो लोगों के अगेंस्ट है और हाल में ही गवर्नमेंट ने जुडिशरी को काफ़ी कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो हमास इस
इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स भी हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरबिया जो है इज़राइल के थोड़ा काफ़ी धीरे धीरे करीब आ रहा है, जो हमास के लिए ये सही नहीं है। हमास को लगता है कि अगर हम देख रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ था इज़राइल के साथ अरबिक देशों का, तो हमास को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरबिक देश जो है सारे देश इज़राइल के करीब आ जाएं और हमास अकेला पड़ जाए और उसकी फंडिंग रुक जाए। ये सब कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड एक्चुअल रीज़न। अब हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। जो फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं उनका क्या रास्ता होगा, और जो वेस्ट बैंक में जो यहूदीज़ हैं वो जो उनको वहाँ से हटाया जाएगा या वे वहीं रहेंगे। साथ ही जो यरूशलेम को लेकर यहूदी और फ़िलिस्तीन के बीच जो लड़ाई है, यरूशलेम इज़राइल इसे अपनी राजधानी मानता है, वहीं फ़िलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम पे अपना कंट्रोल बताता है। तो क्या ये यरूशलेम को साझा करेंगे? साथ ही सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यह है कि क्या, जो सवाल है कि क्या फ़िलिस्तीन को भी इज़राइल की तरह स्वतंत्र देश की मान्यता मिलेगी। तो यूएनओ ने तो इसे पहले ही मान्यता दे दिया है, साथ ही भारत ने भी इसे 1988 में मान्यता दिया है। वहीं कुछ देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इसको मान्यता अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये कुछ बेसिक और काफ़ी ब्रीफ में मैंने इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।